अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, हम कर रहे थे कोहॉर्ट स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी में हमने उसकी मतलब मैं आपको जनरल जितने हिसाब किताब थे और उसकी टाइप्स मैंने सब बता दी थी कि कोहॉर्ट स्टडी में हम पे लेते हैं बंदों को और उनको लॉन्ग फॉलो अप करते हैं और कोई भी हमारे कोहॉर्ट में से ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो पहले से डिजीज्ड हो। सारे एक्सपोयर हो ना हो, मतलब एक्सपोयर उनका जाहिर सी बात है हो सकता है कुछ का हो ग्रुप में कुछ का ना हो, लेकिन डिजीज्ड उनमें से कोई भी नहीं होता और फिर हम उनका लंबा फॉलो अप करते हैं एंड वी चेक देम। अब हम करने लगे हैं उसी के एलिमेंट्स या फिर स्टेप्स के कोहॉर्ट स्टडी में किन स्टेप्स से हमें गुजर के एंड देन वी रीच टुवर्ड्स आवर एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स। जाहिर सी बात है हमने अपने कोहॉर्ट को सिलेक्ट करना है सबसे पहले और सबसे लाइक इनिशियल स्टेप हमारा ये होता है। अब वो कोहॉर्ट कहाँ से सिलेक्ट किया जाए, जाहिर सी बात है डिपेंड्स अपॉन आवर स्टडी। अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसी लाइक जनरल पॉपुलेशन में, हम कोई डिजीज की प्रेवलेंस को या डिजीज के कितना रिस्क फैक्टर से एसोसिएशन है उसको चेक करना चाह रहे हैं तो हम जनरल पॉपुलेशन से ही ले लेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन हमारा जो कोहॉर्ट हम लेंगे उसमें जो लोग रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है और जो नॉट एक्सपोज्ड है वो दोनों, जिस तरह पहले भी मैंने बात की थी कि हर लिहाज से ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, सिवाय इसके कि उनमें रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर डिफरेंट हो के एक में एक्सपोजर है और दूसरे में एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। और डिजीज कोई भी नहीं होगा। या तो जनरल पॉपुलेशन से आप ले सकते हैं या स्पेशल ग्रुप्स होते हैं। स्पेशल ग्रुप स्पेशल स्टडीज के लिए चाहिए होते हैं। सपोज अपने कोई स्टडी डॉक्टर्स पे करनी है तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टर्स का ग्रुप लेंगे, लॉयर्स का लेंगे, टीचर्स का लेंगे, वट एवर यू नीड, जो आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप उसको स्टडी ग्रुप को अपने सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत रेयर डिजीज को स्टडी करनी है, रेयर वैसे हम करते नहीं है, ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी में रेयर नहीं करते, लेकिन आप समझ लें कि ऐसी डिजीज आपने स्टडी करनी है जो कि आपको जनरल पॉपुलेशन में वैसे नहीं मिलेगी। सपोज हमारे पास जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एक्सरेज और दूसरी रेज से बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं। अब वो जो रेडियोलॉजिस्ट है उनका एक अलग से ग्रुप हम जो लेते हैं ना वो सिर्फ उन लोगों का लेंगे जो उन रेज से एक्सपोज हो रहे हैं, बिकॉज हम पूरी कम्युनिटी में हर बंदा रेज से एक्सपोज नहीं होता। तो हम उस सिलसिले में जिस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोजर ग्रुप, यानी हमने स्पेसिफिकली वो ग्रुप सिलेक्ट किया है जो कि उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड था। जैसे रेडियोलॉजिस्ट है या जो वहाँ पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने उनको ले लिए, दे आर एक्सपोजर ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सारे एक दूसरे से डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से, उनकी एज, सेक्स एटसेट्रा बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिमिलर होने चाहिए। फिर डाटा ऑन एक्सपोजर लेना उनसे बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक वो एक्सपोज पहले से हो चुके हैं, आइदर हुए हैं या नहीं हुए, और कितना एक्सपोज मजीद होंगे, मतलब उनका क्या हिसाब किताब है, वो सब रिकॉर्ड आपने जरूर लेना होता है। और वो किस तरह से लेना होता है उसके तरीके हैं डिफरेंट। आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं या तो उनको आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चनर्स, या आप उनसे डायरेक्ट इंटरव्यू कर लें, पहला ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप उनका पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड देखें, मतलब उनकी कोई सर्जरी हुई है, कोई मेडिकल बड़ी इलनेस हुई है तो जाहिर सी बात है उनके पास होगा, वो रिकॉर्ड देख लें। कभी कभार आपको उनका स्टेटस, हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट कराने पड़ते हैं। सपोज आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है तो आप जब तक कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं कराएंगे, ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो सम टाइम यू हैव टू गेट सम इन्वेस्टिगेशंस डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी अगर छोड़ने आगे तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होता है इन्वायरमेंटल सर्वे, कि जहाँ पर बंदे रहते हैं और जिस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं, जहाँ उस जगह को जाके सर्वे करें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करी और किस हद तक देखने से आप पता चल जाए एक्सपोजर उनको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप पता चलता है आपको कि उनको रिस्क फैक्टर का पर्टिकुलर एक्सपोजर कितना है। सही तरह से जब आप डाटा ऑन एक्सपोजर ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास अगला ये स्टेप होता है। अच्छा, डाटा ऑन एक्सपोजर के बाद आपने ना क्लासेस में अपने उसको अपने जो भी आप स्टडी मेंबर से लेके उन्हें क्लास भी डिवाइड कर लेना होता है कि कौन से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सपोज्ड अभी नहीं थे या फिर बहुत थोड़े एक्सपोज थे, और कौन से ऐसे हैं जो मिनिमली एक्सपोज्ड हैं, कौन से मीडियम है, कौन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, ताकि आपको ही बाद में एनालिसिस में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपने काम कर लेना होता है। फिर है सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। अब हमने कहा था कि हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं कोहॉर्ट स्टडी में, एक वो जो कि एक्सपोजर में होगा और दूसरा जो जिसको एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। अब नॉर्मली आपको कंपैरिजन ग्रुप अलग से सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके बीच में ही आ जाता है। ओके देन, तो हमारे पास उन दो ग्रुप्स में से मतलब अब हमने जाहिर सी बात है कि अगर एक ग्रुप हमने वो ले लिया, मैंने रेज का ही चेक करना है तो मैं एक ग्रुप ले लेती हूँ वो वाला जो कि एक्सपोज्ड है और दूसरा मैं लूँगी नॉन एक्सपोज वाला। तो कई बार आपको दूसरा जो कंपैरिजन ग्रुप है अपना उसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो आपको अंदर से ही मिल जाता है। वो किस तरह अंदर से मिलता है कि मैं सपोज अगर चेक करना चाहती हूँ इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन सर्टेन पीपल, तो मेरे पास जो रेडिएशन एक्सपोजर के लोग हैं उनमें मेरे पास दो तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो पूरा दिन इनसाइड द रेडिएशन रूम होते हैं और सारे टेस्ट करते हैं, मतलब मैक्सिमम एक्सपोजर के लोग होंगे।
दूसरे वो होंगे जिनका दिन में 3 दफा विजिट होता है। सपोज जो सीनियर है हमारे, सपोज कर लेते हैं, आपको तो हॉस्पिटल में जो सीनियर होते हैं वो दिन में 2-3 दफा विजिट करते हैं रेडिएशन रूम में, और यही उनकी रूटीन है काफी अरसे से, ठीक है। तीसरा वो ग्रुप है जो दिन में 1 दफा विजिट करता है इन थ्रू रेडिएशन रूम। तो ये मेरे पास खुद ब खुद ही 3 ग्रुप्स बन गए, एक फुल रेडिएशन से एक्सपोजर, एक 3 और एक वो वाला। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बाहर से कोई कंपैरिजन ग्रुप लूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद तो कंपैरिजन लेने का है। और जिस तरह सिगरेट स्मोकिंग को जब हम चेक करते हैं तो कई बार हम इस तरह से ग्रुप्स बना लेते हैं, एक वो जो कि दिन में एक पूरा पैक सिगरेट का स्मोक करते हैं, फिर वो जो आधा पैक करते हैं, वो जो एक सिगरेट करते हैं। तो इस तरह हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरनल कंपैरिजंस, कि अपनी स्टडी में हमने 3-4 ग्रुप्स बना ली और उन्हीं को हम लेके चलेंगे, और बाहर से कोई भी हम एक एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लेंगे। जब आपके पास इस तरह का ग्रुप अवेलेबल ना हो तब आपको लेना पड़ता है एक्सटर्नल ग्रुप, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रुप में फिर आप जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास अगर स्मोकर्स की पॉपुलेशन और सारे एक ही जैसे ऑलमोस्ट स्मोक करते हैं, या फिर आपको सही नहीं पता कि वो किस तरह का स्मोक करते हैं, या आपको डाटा नहीं मिल रहा कि वो एक्सपोजर उनका कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा, आपको इतना अंदाजा नहीं होगा या अंदाजा करना मुश्किल होगा, तब आपको फिर एक एक्सटर्नल ग्रुप ऐसा बनाना पड़ता है जो बिल्कुल नॉन स्मोकर का होगा या बिल्कुल नॉन रेडिएशन एक्सपोजर का होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपोजर का अप्रोप्रिएट डाटा है और आपको अच्छे से कंफर्म पता है कि इसका एक्सपोजर पीछे से इतना हुआ आ रहा है, तो आप फिर इंटरनल कंपैरिजन या इंटरनल ग्रुप में ही रहते हैं, एक्सटर्नल नहीं लेते, क्योंकि वो आपके लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर एक्सपोजर का डाटा नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि पहले उसने कितने सिगरेट पिए थे और उसकी रूटीन क्या थी या रेडिएशन से एक्सपोजर क्या था, तब आप एक्सटर्नल लेते हैं। कई बार आपको एक्सटर्नल ग्रुप जो है ना वो जनरल पॉपुलेशन में से लेना, सॉरी एक्सटर्नल ग्रुप आप अपना जनरल पॉपुलेशन को ही बना लेते हैं, मतलब आपके पास अपने ग्रुप को आप जनरल पॉपुलेशन के मोर्टेलिटी और डेथ रेट से कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है कि जनरल पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको कवर करना, उसका मोबिलिटी मोर्टेलिटी डाटा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि पहले दोनों में से कोई काम हो जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स ही बात है, कोहॉर्ट स्टडी की जान है फॉलोअप करना, तो हम पेशेंट्स को लंबे अरसे के लिए फॉलोअप करेंगे, और फॉलोअप के भी रूल होते हैं, ऐसी कुछ भी फॉलोअप नहीं करना होता। स्टार्ट करने से स्टडी पहले आप ये डिजाइन करते हैं कि उनका फॉलोअप साल में कितनी दफा आपने करना है, आइदर कितनी दफा आपने उनसे साल में जाके मिलना है और उनसे क्वेश्चंस करने हैं, या उनको कोई क्वेश्चन मेल करके उनसे पूछना है आपने, और या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो आपने करानी है, साल में कितनी दफा करानी है, और क्या हिसाब उनसे रखना है, उनकी डेथ का रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि बहुत सारे उनमें से जरूरी नहीं सारे जिंदा रहे, कुछ मर जाते हैं, कुछ हो सकता है मुल्क छोड़ के चले जाए, कुछ शहर बदल लें, तो आप उनको किस हद तक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इंक्लूडिंग मतलब ये सोच के कि मेरे पास इतनी अमाउंट है जो मेरे ख्याल में, मतलब मुझे मेरा अंदाजा है कि जो निकल जाएगी बीच में से, बिकॉज ऑफ सम लॉसेस तो होते ही होते हैं, लंबा फॉलोअप होता है 5 साल का 10 साल का, बीच में से लोग लाजमी निकल जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ पार्टिसिपेट करते ही नहीं, आपको आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आपने जहन में रख के फॉलोअप लाजमी करना होता है। फॉलोअप के बाद लास्ट स्टेप इज द एनालिसिस। इसमें हम बाकायदा एनालिसिस में रिलेटिव रिस्क, इंसिडेंस रेट वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। गाइस अब देखते हैं हम एनालिसिस में क्या करना है। तो इसके एनालिसिस में हमने 2 बातें करनी है कि हमने एक तो इंसिडेंस रेट चेक करना है, इंसिडेंस, और दूसरा हमने करना है रिस्क एस्टिमेशन, ठीक है। दोनों की बात करते हैं। पहले हमने कहा था, जब मैं केस कंट्रोल स्टडी आपको बताई थी, तो आई टोल्ड यू कि जब भी हमने रेट करना होता है किसी चीज़ का चेक, तो हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन, एक टोटल पॉपुलेशन होनी ज़रूरी है। टोटल पॉपुलेशन या एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो बड़े एरिया को प्रेजेंट करी हो, जब तक ना हो हम रेट नहीं एस्टिमेट कर सकते। सिर्फ 2 चंद ग्रुप के 2 लोगों को कंपेयर करते हुए रेट एस्टिमेट नहीं हो सकते। इसलिए हमने कहा था कि केस कंट्रोल स्टडी हमें डायरेक्ट इंसिडेंस रेट नहीं बताता। यहाँ पर अब हमने देखा था कि हमने कहा था कि हमने बहुत लार्ज पॉपुलेशंस लेनी है कोहॉर्ट स्टडी में, जो थाउजेंड्स में लोग होंगे, 7,000, 8,000, 10,000 इस तरह से, और इससे भी बड़ी होती हैं, और वो लार्ज पॉपुलेशंस बहुत बड़े एरिया को प्रेजेंट कर रही होती हैं, और उसमें फिर हमारे पास वो लोग होते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन हमारे पास बड़ी होती है जो एक्सपोज होती है टू द रिस्क फैक्टर, और दूसरी नॉन एक्सपोज होती है। यहाँ से हम इंसिडेंस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज लंग कैंसर और स्मोकिंग वाली एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हमने कहा था, तो हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास डिजीज लोग हैं जिनको लंग कैंसर डेवलप हुआ, यहाँ पर वो जिनको लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ। ये पूरा ग्रुप जो है वो स्मोकर्स का और ये नॉन स्मोकर्स का। तो अगर मैं कहूँ कि सारे स्मोकर कौन है, तो ए वो स्मोकर्स हैं जो कि लंग कैंसर जिनको हो गया, और बी वो स्मोकर्स हैं जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैंने इंसिडेंस रेट चेक करना, इंसिडेंस क्या होता है आपको बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने जो है वो उन इंसिडेंस का मतलब ये है कि कितनों को होने का चांस है, ठीक है। इंसिडेंस आपको बताता है कि टोटल आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें से कितनों को चांस है डेवलप होने का, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूंगी कि इंसिडेंस रेट अमंग स्मोकर्स कितना है, कि स्मोकर्स में से टोटल में से कितनों पे चांस पे होते हैं कि उनको डेवलप हो जाएगा, तो सिंपली अगर ये करूं कि सारे स्मोकर्स लूं, यानी A+B
ठीक है, ये मेरी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। और इसके ऊपर मेरा न्यूमरेटर कौन सा होगा, जिनको लंग कैंसर हुआ यानी ए। तो सिंपली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, मैं रिजल्ट निकालूंगी, सपोज मेरा रिजल्ट 10 आ जाता है, तो मतलब ये होगा कि मतलब ये है सिंपली कि जो मेरी पॉपुलेशन है जो कि सारे स्मोकर्स की थी, उसमें से अगर वो 1000 लोगों की होगी तो 10 लोग जो है वो लंग कैंसर की होंगे उसमें। ठीक है, मेरी टोटल पॉपुलेशन सपोज 7000 या 8000 थी, तो 8000 में से मतलब मैं उस हिसाब से निकालूंगी कि 10 लोग कितने बनते हैं, 1000 में से जो है वो 10 होंगे। अब 1000 मैंने कहाँ से लगाया, मैंने आपको जब रेट पढ़ाया था ना, रेट, तो रेट में मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा फॉर्मूला में जब लिखते हैं ना कि नंबर ऑफ डिजीज्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ठीक है, वो 1000 हमने इससे मल्टीप्लाई किया था ताकि जो रिजल्ट आए वो थोड़ा हमारे पास होल नंबर्स में आए और बहुत छोटे पॉइंट्स में ना चला जाए। और फिर हमने कहा था कि रेट कभी भी हम अकेला नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल पर 1000 पॉपुलेशन, या जितने से हमने मल्टीप्लाई किया होता है पर उतनी पॉपुलेशन लिखना होता है। ये रेट पढ़ाते हुए मैंने आपको बात बताई थी। और यहाँ भी जब मैंने a डिवाइडेड बाई a प्लस बी किया तो मल्टीप्लाई बाई 1000 लाजमी करना होता है, मतलब उसके बगैर तो बात कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरे पास अगर रिजल्ट 10 आएगा तो मैं कहूँगी कि मेरी जो पॉपुलेशन है उसके डाटा के हिसाब से वो ये कहती है कि 10 पीपल इन 1000 पॉपुलेशन ऑफ स्मोकर्स जो है वो डेवलप करते हैं लंग कैंसर। अब मैं अगर कहूँगी कि इंसिडेंस नॉन स्मोकर्स में कितना है, कि टोटल मेरी पॉपुलेशन में नॉन स्मोकर्स में से कितने लोग हैं जो लंग कैंसर डेवलप करते हैं, तो मैं सिंपली डिजीज लोग जो नॉन स्मोकर्स में वो ले लूँगी ऊपर, और नीचे मैं अपनी टोटल नॉन स्मोकर्स की पॉपुलेशन लूँगी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी, और वही मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लिया। जब मैंने ये कर लिया तो सिंपली मुझे ये पता चल जाएगा, सपोज करते हैं मेरा रिजल्ट आता है 1, और मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास अगर 1000 लोग हैं पॉपुलेशन में जो नॉन स्मोकर्स हैं, तो उनमें से सिर्फ एक जो है वो लंग कैंसर डेवलप करेगा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब 1000 में से सिर्फ एक डेवलप करेगा। अगर आप सामने ही देख लें कि यहाँ पर स्मोकर्स में हमें ये पता चला है कि 1000 अगर लोग होंगे तो उनमें से 10 डेवलप करेंगे लंग कैंसर, और नॉन स्मोकर के ग्रुप में 1000 में से सिर्फ एक डेवलप करेगा लंग कैंसर। तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये हमारे पास स्मोकिंग और लंग कैंसर बहुत स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड, और पी वैल्यू जब आप इसकी बाकायदा जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनसे कैलकुलेट करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट आती है, यानी 0.05 से कम आती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो रिस्क है। रिस्क क्या होगा, इंसिडेंस में डिफरेंस क्या होता है। इंसिडेंस आपको बताता है कि आपकी पॉपुलेशन में कितने टोटल लोगों में से वो लोग हैं जो डिजीज डेवलप कर रहे हैं, और रिस्क आपको ये बताता है कि कितने लोग इस वर्ज पे हैं कि वो डिजीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। लाइक अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, और अगर आप स्मोकिंग करना शुरू कर देते हो तो आप कितने टाइम रिस्क इंक्रीज कर लेते हो अपने अंदर लंग कैंसर का, ये चीज़ रिस्क बताते हैं। जबकि इंसिडेंस आपको जो हो चुका है वो बता रहे हैं कि अगर 1000 लोग होंगे तो 10 डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब रिस्क को मैं अगले पार्ट में कहती हूँ, किसी को कोई मसला हो कि नासमी। थैंक यू।